हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखते हैं जो 21वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। यानी जो कंजर्वेटर है इसको हम संरक्षक टैंक भी कहते हैं। देखिए ये संरक्षक टैंक है, इस संरक्षक टैंक में क्या होता है कि जो तेल का फैलाव होगा और संकुचन होगा। यानी जब आपका तेल उबलता है तब तो क्या होता है, फैलाव होता है, और जब क्या होगा, ठंडा होगा तो वापस क्या होगा, संकुचन की क्रिया होगी। तो इन दोनों ही क्रियाओं के अंदर कौन से टैंक का प्रयोग किया जाता है, संरक्षक टैंक का या कंजर्वेटर टैंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके डी ऑप्शन। तो देखो, तेल का तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव और संकुचन की देखभाल करना, ये किसका काम है, कंजर्वेटर का कार्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर होता है। देखिए प्राइमरी और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इन दोनों वाइंडिंगों के मध्य यहाँ पर जो अंतर होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा है। देखिए जो रासायनिक पदार्थ है उसके तौर पर हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, और इस सिलिका जेल का कार्य क्या है, नमी को सोखना। नमी को सोखना यानी जो बाहरी वातावरण से जब ये क्या करेगा, अपना जो ट्रांसफार्मर है वो क्या लेगा, श्वास लेगा। तो श्वास लेते समय तो जो बाहर की वायु है उस वायु में क्या होती है, नमी प्रवेश करती है, और नमी के प्रवेश के कारण जो आपका तेल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जो आपका ऑयल है वो खराब हो जाता है। तो इस स्थिति से बचाने के लिए और तेल को शुष्क रखने के लिए, यानी उसमें वायु में नमी ना जाए, तो इसके लिए आप ब्रीदर में किसका प्रयोग करोगे, सिलिका जेल। अब देखिए सिलिका जेल का जो रंग है वो भी दो प्रकार से होता है, एक तो होता है शुष्क सिलिका जेल का रंग और एक नमी युक्त सिलिका जेल का रंग। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि एक शुष्क सिलिका जेल है उसका रंग कैसा होगा। तो शुष्क जो सिलिका जेल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं नवजात सिलिका जेल भी कहते हैं। नवजात सिलिका जेल, जो नवजात सिलिका जेल होती है इसका जो रंग होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है नीला। और जो आपके गीली हो जाती है तो वहाँ पर होता है हल्का गुलाबी या सफ़ेद। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, नमी युक्त हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो नमी सोखने के बाद कैसा हो जाएगा, आपके हल्का गुलाबी। और देखिए हल्का गुलाबी है, यहाँ पर आपके क्या आ सकता है, सफ़ेद भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। देखो ग्लूकोज जो रिले होती है, ग्लूकोज रिले जो है उसका कार्य क्या होगा और ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है। देखो ग्लूकोज रिले है, ये शॉर्ट सर्किट या अपने ओवरलोड जो स्थिति आ जाती है उस समय क्या होती है, ऑपरेट हो जाती है। तो ये जो प्रयोग करते हैं ये तेल वाली यानी जो तेल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हीं में प्रयोग किए जाते हैं। शुष्क वायु वाले या और जो प्रकार के होंगे उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके तेल शीतलित ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज, देखो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में धारा और वोल्टेज भी मौजूद है, लेकिन धारा को ये परिवर्तन कभी भी नहीं करेगा। ये परिवर्तन सिर्फ किसको करता है, वोल्टेज को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए धारा अलग से भी दी गई है और वोल्टेज भी दी गई है। जब दोनों ही दी गई हो तो फिर राइट आंसर इसमें मान लिया जाएगा आपके ये वाला, यानी कि धारा एवं वोल्टेज। और यदि ये धारा और वोल्टेज एक साथ नहीं होते यहाँ पर, तो इसमें जो राइट आंसर होता है आपका वो सिर्फ वोल्टेज होता है, यहाँ पर धारा नहीं होता। तो अभी तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपके डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है फिश तेल। फिश का मतलब होता है मछली का तेल। वनस्पति तेल यानी जो अपने खाने योग्य होता है। ठीक है, सॉरी, वानस्पतिक जो तेल है वो खाने योग्य नहीं होता है, जो खनिज तेल होता है वो खाने योग्य होता है। ठीक है, और एक होता है कुकिंग तेल जो पकाने के लिए होता है। ठीक है, खनिज तेल का ही शुद्धिकरण करके कुकिंग तेल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें तेल प्रयोग करते हैं वो कौन सा तेल होता है, खनिज तेल प्रयोग किया जाता है आपके जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन होता है। देखिए यह आपकी प्राइमरी है और यह आपकी सेकेंडरी है, इनको मैंने विद्युतीय रूप से नहीं जोड़ा है। अगर इसका तार इससे जुड़ा होता तो यहाँ पर विद्युतीय रूप से जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर ये विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ा होता है। ओनली जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के, यानी वो इसको भी काटेगा, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी काटेगा, तो यहाँ पर ये जो है वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होगी। अगर ये तो साधारण ट्रांसफार्मर की बात है, अगर यही प्रश्न किसके अंदर आता, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर आता, तो यहाँ पर देखिए विद्युतीय रूप से भी, ये तो आपकी प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, तो विद्युतीय रूप से भी जुड़ी है और चुंबकीय रूप से भी जुड़ी है। तो उसमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय रूप से और विद्युतीय रूप से। लेकिन अभी कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो ट्रांसफार्मर यानी दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, तो वहां पर ओनली चुंबकीय रूप से ही जुड़ा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा। देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके बी ऑप्शन। देखिए क्यों हो जाता है ऐसा, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर ये प्राइमरी में कोई प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, यहाँ से आपने क्या दे दी, डीसी सप्लाई दे दी, तो जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर बैक ईएमएफ का निर्माण नहीं होगा, यानी बैक ईएमएफ का मान 0 रहेगा। और इस पहली वाली जो कॉइल होती है, यानी प्रथम कॉइल होती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में आपके क्या होगा, यहाँ पर बैक ईएमएफ 0 होने के कारण इस वाइंडिंग को पूरी वोल्टेज सहन करनी पड़ेगी। जैसे आप 250 वोल्टेज एसी पर प्रयोग कर रहे थे, वो 250 वोल्टेज डीसी का दे दोगे तो यहाँ पर ये 250 वोल्टेज सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो एसी के अंदर इसमें बैक ईएमएफ जैसे 200 वोल्ट का भी अगर पैदा हो रहा होगा तो 50 वोल्ट इसको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप डीसी की 250 वोल्टेज दे दोगे यहाँ पर, तो डीसी की 250 वोल्टेज देने से यहाँ पर क्या होगा, इसको पूरी 250 वोल्टेज ही सहन करनी पड़ेगी। वो 250 वोल्टेज सहन कर, इसकी इतनी औकात नहीं होती है, ठीक है, और 250 वोल्टेज सहन नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए क्या होगी, आपकी बाइंडिंग जल जाएगी। और इसको बोलते हैं अपन इंडक्शन, यानी जो इंडक्शन है वो क्रिया सिर्फ एसी के अंदर ही होती है, ठीक है, डीसी के अंदर नहीं हो पाएगी, डीसी सप्लाई पर इस ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसकी बाइंडिंग जल जाती है, ठीक है, तो डीसी पर इसको नहीं जोड़ना चाहिए। सामान्य जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता, तो देखो दक्षता होती है वो उच्चतम होती है, लेकिन यही प्रश्न अगर आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए पूछा जाता तो इसकी जो दक्षता है वो 100% मानी जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अभी तो वो 95 से 98% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग स्थानांतरित की जा सकती है। देखिए ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है। देखो 2 प्रकार से आप रूपांतरित कर सकते हो, वाइंडिंग को 2 रूप से रूपांतरित कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। देखिए ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी स्टैटिक युक्ति है, ठीक है, जो क्या करती है, एसी सप्लाई को की वोल्टेज को या तो बढ़ा देती है या फिर घटा देती है। तो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टैटिक युक्ति इसलिए कहते हैं, ये अपनी स्थिति के अंदर रहती है, एक स्थिति के अंदर, इसमें कोई चल पुर्जा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। देखिए जो विद्युत वाहक बल निर्भर करेगा केवल आवर्ती, केवल लपेटों की संख्या। देखिए लपेटों की संख्या पर आपके यानी टर्नों की संख्या बढ़ा दोगे तो पैदा होने वाले ईएमएफ में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, ठीक है, लपेटों की संख्या, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स और आपके आवर्ती यानी चक्रों की संख्या, प्रत्येक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या। अगर आपने आवर्ती की जो चक्र हैं 1 सेकंड के अंदर 50 की जगह 60 बार अगर प्रत्याशित करोगे किसी चालक को, तो उसके ईएमएफ में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट हानियां निम्न द्वारा घटाया जा सकता है। देखो एडी करंट जो है वो लेमिनेटेड करके ही क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, या फिर थिकनेस जो होती है लेमिनेटेड जो है पत्तियां उनको पतली करके, ठीक है। देखो इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, तो आप उनकी थिकनेस को बढ़ाओगे नहीं, ठीक है, यानी डिक्रीज करोगे। पहली बात तो यह है डिक्रीज,
तो डिक्रीज वाले इसमें एक ही ऑप्शन है, डिक्रीज थिकनेस ऑफ लेमिनेटेड पत्ती, यानी लेमिनेटेड जो पत्तियां होती है उनकी थिकनेस यानी मोटाई को कम कर दिया आपने, ठीक है, डिक्रीज कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत लोड से संयोजित करते हैं। देखो विद्युत लोड से सेकेंडरी को किया जाता है और स्रोत से संयोजित करते हैं किसको, प्राइमरी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। तो वेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप, तो ये सभी प्रकार के जो हैं वो ट्रांसफार्मर की कोर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का कार्य क्या है। देखो टैप चेंजर जो होता है इसका कार्य क्या होगा, टेप की चेंजिंग करके आप वोल्टेज के अनुपात को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। कहने का तात्पर्य जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पर आपने बहुत सारी टैपिंग्स निकाल ली, तो यहाँ पर आपने एक रोटरी स्विच लगा लिया, एक सिरा फिक्स होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल मान लीजिए, यहाँ से आपका फेज, एक बार यहाँ लगाओगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो यहाँ पर उच्चतम वोल्टेज मिलेगी सबसे ऊपर, फिर नीचे निम्न, फिर इससे नीचे और भी निम्न। तो वोल्टेज का मान आप क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में भंवरधारा एडी जो करंट होती है उसकी सतियां निम्न में होती हैं। देखो एडी करंट जो है उसकी सतियां जो होगी किस पे निर्भर करेगी, प्राथमिक लपेटों पर, सेकेंडरी लपेटों पर या कोर पर। देखो मैं बता दूं आपको, कोर पर निर्भर करेगी, ठीक है। जो ताम्र हानियां हैं वो तो फिर भी लपेटों के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी हानियां, ताम्र हानियां, ठीक है। लेकिन जो कोर हानियां होती है, कोर का मतलब भंवरधारा और आपके जो स्टेरिक सतह होती है, दोनों ही हानियां किसके अंतर्गत आती है, कोर के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है। देखिए सेल प्रकार का और एक है कोर प्रकार का। तो जो सेल प्रकार का है उसमें क्या होता है, देखिए जो सेल आपके, एक तो सेल टाइप, देखो सेल टाइप तो इस प्रकार से होगा, और आपके कोर टाइप, तो जो कोर टाइप है इसमें क्या होगा, देखो इस प्रकार से, यानी यहाँ पर एक प्राइमरी और ये सेकेंडरी, यहाँ पर इसमें क्या होता है, प्राइमरी भी इसी के ऊपर और सेकेंडरी भी इसी तरफ। अब देखिए प्राइमरी में जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसको कितने रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ पर ये है सेल टाइप, ठीक है, और यहाँ पर है कोर टाइप। जो कोर टाइप में इसमें तो एक ही रास्ता पथ प्रदान हो रहा है, और यहाँ पर कितने पथ प्रदान होंगे आपको चुंबकीय फ्लक्स के लिए, 2 पथ प्रदान होंगे। तो इसमें लीकेज जो फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा किसमें, सेल टाइप में, और कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो आपके सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता क्या होगी, आपके अधिक होगी। तो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता, अब देखो कोर प्रकार की पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर आएगा कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके बी ऑप्शन। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।